Hello, students of BSc Part 2nd. I am Dr. Raksha Mishra. In the previous lecture, we have discussed about the classification of the tissues. Tissues were divided into two, meristematic and permanent. Uh, Meristematic we have discussed, and in the permanent tissues we have discussed about the simple tissues, in which we learned that simple tissues are of three types: parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Then we have discussed about the complex tissues also, and it is of the two types, that is xylem tissues and phloem tissues. The last one is secretory tissues, which we'll discuss today in this lecture. So, secretory tissues, as its name indicates, secretory means कुछ चीज़ का स्त्रावण होना, सिक्रीट होना, कोई कोई ना कोई पोटली या कोई ना कोई ऐसे पोटली लाइक स्ट्रक्चर, पोटली मीन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से कोई लिक्विड चीज़ सिक्रेट होती है, उसे सिक्रेटरी कहा जाता है। और जब ये किसी टिश्यूज़ में से स्रावित होता है तो इन्हें, उन टिश्यूज़ को सेक्रेटरी टिश्यूज़ कहा जाता है। अब अगर हम इसके डेफिनेशन के रूप में अगर हम पढ़ेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लांट बॉडी की वो सेल जो विशेष रूप से रूपांतरित होकर केमिकल सब्सटेंस का स्त्रवण का कार्य करती हैं, उन्हें सेक्रेटरी टिश्यूज कहा जाता है। ये जो सेक्रेटरी टिश्यूज होती हैं, इनको लोकेशन के बेस पे दो भागों में डिवाइड किया गया है, या हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन सेक्रेटरी टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यू। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, एक्सटर्नल मीन्स निश्चित रूप से कोई बाहर की टिश्यूज़ या टिश्यूज़ बाहर की तरफ किसी केमिकल सब्सटेंस का स्त्रावण कर रहे हैं, उन्हें एक्सटर्नल टिश्यूज़, एक्सटर्नल सेक्रेटरी टिश्यूज़ कहा जाता है। और दीज टिश्यूज़ आर जनरली प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ये चार तरह के हैं: ग्लैंडुलर ट्राइकॉम, नेक्टरीज, हाइडेथॉर्स, ऑस्मोफोर, और वी कैन से ऑयल ग्लैंड ऑल्सो। द सेकेंड वन इज इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यूज। अब इसका भी नाम खुद ही बता रहा है कि इंटरनल निश्चित रूप से कहीं अंदर ही स्थित, ये जो सेक्रेटरी टिश्यूज अंदर ही स्थित होंगे। सो दीज आर द टिश्यूज विच आर एम्बेडेड, अंदर धसे हुए होते हैं अंदर के किसी टिश्यूज के बीच में, उन्हें इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यूज कहा जाता है। और ये जो इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यूज होती हैं, ये भी चार तरह के होती हैं: secretory cells, oil glands, mucilage glands, lenticephorous tissues. So one by one we'll take each of the tissues. First we'll discuss about the external secretory tissues, and let's start with the glandular trichome. So glandular trichome, we can call it glandular hair also. ये जो हेयर होते हैं, ये ज़्यादातर एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं, और इनकी जो इनमें जो स्त्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें से एक गाढ़ा और बड़ा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, सिक्रेट होता है, जिसमें टर्पेंस या म्यूसिलेज की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो है गुलाब की बर्ड्स या बोहेरेविया भी हो सकता है। देन विल डिस्कस अबाउट द नेक्टरीज। नेक्टरीज जो होती हैं, ये तो बहुत कॉमन है ग्लैंड। आप सब ने कॉमन, एक लेमैन भी जानता है कि जो मधुमक्खी है वो नेक्टरी से ही शहद, एक शुगर टाइप लिक्विड इकट्ठा करती है, जिसे हम शहद कहते हैं या मकरंद कहते हैं, और वो इकट्ठा करती है, जिससे कि उस इकट्ठा किए हुए मधुमक्खी के शहद को हम लोग इस्तेमाल करते हैं विभिन्न मेडिसिन्स के अंदर, मेडिसिन्स में भी, और वैसे शुगर की जगह भी उसको कई लोग यूज़ करते हैं। सो नेक्टरीज जो होती हैं, वो उसमें से, इन टिश्यूज़ में से, नेक्टरीज टिश्यूज़ में से मीठा शुगर युक्त गाढ़ा शहद जैसा द्रव्य स्रावित होता है, और इन्हें मकरंद कोश या मकरंद ग्रंथि भी कहा जाता है। ये एपिडर्मल सेल में विकसित होती हैं, और इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी कुछ इसमें उपस्थित होते हैं, पर बहुत गाढ़े होते हैं। और ये ज़्यादातर फ्लावर्स के पार्ट्स पे पाए जाती हैं। ये नेक्टरीज होती हैं, फ्लावर्स के पार्ट्स पाई जाती हैं। आपने देखा होगा शहद की जो मक्खियाँ होती हैं वो फ्लावर्स के ऊपर ही भिन भिनाती हुई नज़र आती हैं। तो
ये स्टिग्मा के ऊपर पाए जाते हैं, फ्लावर के स्टिग्मा पे, या जो है इसके ओवरी के आधार भाग में भी पाई जाती हैं, उपस्थित होती हैं। और ये जो नेक्ट्रीज, अगर ये किसी फ्लोरल पार्ट पे प्रेजेंट है तो उसे फ्लोरल नेक्ट्रीज कहा जाता है। और अगर ये अदर देन फ्लोरल पार्ट प्रेजेंट है, मीन्स अगर सपोज ये कहीं कोई दूसरे फ्लोरल पार्ट पे उपस्थित होती है, तो इन्हें एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्ट्रीज कहा जाता है। ऐसी जो ग्रंथियां पाई जाती हैं एक्स्ट्रा फ्लोरल, वो आपको ज़्यादातर हिबिस्कस रोजा साइनसेस में मिलेगी, अच्छा एग्जाम्पल है। और केले में भी, केले के प्लांट पे भी मिल सकती है। अब अगर हम देखेंगे तो हम पढ़ेंगे हाइड्रोथॉट्स के बारे में। हाइड्रोथॉट्स जो होते हैं, ये जब पानी इवापोरेट होता है, कुछ प्लांट्स के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बाहर की तरफ खुले हुए होते हैं, जैसे स्टोमेटाज वगैरह है। तो इनसे जब पानी इवापोरेट होता है, तब इस घटना को वाष्पोत्सर्जन या इवापोरेशन कहा जाता है। परंतु इसके ठीक विपरीत, यदि प्लांट से जल वाष्प के रूप में न निकल के बूंदों के रूप में बाहर आता है, तो उसे उस इस तरह के बिंदु स्त्रवण को इस टाइप के ग्लैंड्स को हाइड्रोथॉट्स कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन तो सामान्य स्टोमेटा द्वारा हो जाता है, परंतु बिंदु स्त्रवण जो होता है, बिंदु मीन्स पानी की बूंदों का स्त्रवण, वो स्टोमेटा द्वारा नहीं हो पाता। और इस टाइप की जो ग्लैंड्स है जिनसे ये बूंदों द्वारा जल का स्त्रवण होता है, उन्हें हाइड्रोथॉट्स कहते हैं, या इन्हें जल स्त्रावण ग्रंथि भी कहा जाता है। जल रंग जो होते हैं, ये इसमें दो गार्ड सेल्स पाई जाती हैं। इनके ठीक नीचे एक बड़ा एयर चैम्बर भी पाया जाता है, जिसे सबस्टोमेटल चैम्बर भी कहते हैं। और इस चैम्बर के साथ कई लूजली अरेंज पैरेन्काइमल सेल्स भी पाई जाती हैं, जिन्हें एपिथेम कहते हैं। और ये एपिथेम लीफ की वेन्स के अंतिम सिरों पर खुलती है। आप देखेंगे स्टोमेटास तो एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं, एपिडर्मल लेयर, उसके ऊपर जो क्यूटिकल लेयर होती है, एपिडर्मिस होती है, उसके ऊपर पाए जाते हैं स्टोमेटा। परंतु जो ये जल स्त्रावण ग्रंथि जो होती है, ये एपिथम लीफ की एपिथम जो होते हैं वो लीफ की वेन्स के अंतिम सिरों पे खुलते हैं। और रूट्स के द्वारा जो अवशोषित जल होता है, वो रूट प्रेशर के कारण एपिथम में आ जाता है, और यहाँ से होता हुआ ये जल रंगों से बाहर निकल जाता है। और इस टाइप के पानी के बिंदुओं का स्त्राव होने को गटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को गटेशन कहा जाता है। सो गटेशन हैपन्स थ्रू द हाइड्रोथॉट्स। हाइड्रोथॉट्स स्टोमेटा से कई बातों में भिन्न होते हैं। हालांकि स्टोमेटा से भी पानी का ही वाष्पोत्सर्जन होता है, और हाइड्रोथॉट्स से भी पानी बिंदु के रूप में निकलते हैं बस, परंतु दोनों के अंदर बहुत अंतर होता है। हाइड्रोथॉट्स स्टोमेटा से बड़े होते हैं, और हाइड्रोथॉट्स जो होते हैं वो लीफ की शिराओं के अंतिम छोर पर पाए जाते हैं, जैसे मैंने अभी पहले आप डिस्कस किया था, और लीव्स की वेन्स के लास्ट पॉइंट पे पाया जाता है। और जो स्टोमेटास होते हैं वो एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। हाइड्रोथॉट्स जो होते हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, जबकि जो स्टोमेटास होते हैं उनमें गार्ड सेल्स होते हैं, जिनकी सहायता से ये खुलते हैं और आवश्यकता होने पे बंद हो जाते हैं। हाइड्रोथॉट्स तीन तरह के होते हैं: यूनिसेलुलर हाइड्रोथॉट, ट्राइकॉम हाइड्रोथॉट एंड हाइड्रोथॉट्स विद वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स। तो जो यूनिसेलुलर हाइड्रोथॉट है, ऐसे हाइड्रोथॉट म्यूसिलेजिनस पेपिला के रूप में एपिडर्मिस पर उभरे हुए पाए जाते हैं, जैसे गोनोकोरियम की लीफ पर। ये एक एग्जाम्पल है इसका। और जो ट्राइकोम हाइड्रोथॉट है, ये ऐसे दिखाई देता है, कोई बाल हो, किसी कोई हेयर हो, और ये ट्राइकोम जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे हाइड्रोथॉट जो होते हैं वो दो भागों से मिलकर बनते हैं, एक तो बॉडी सेल और एक फुट। इनमें जो फुट का भाग होता है वो तो एपिडर्मिस में धंसा रहता है, और बॉडी सेल बाहर की तरफ निकल आता है, जिससे कि जल का बूंदों के रूप में स्त्रावण होता रहता है। काली मिर्च, बिग्नोनियसी, कन्वोल्वुलेसी फैमिली के उनके अंदर ट्राइकोम हाइड्रोथॉट पाए जाते हैं। और हाइड्रोथॉट विद वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स, ये म्यूसिलेजिनस पेपिला के रूप में एपिडर्मिस पे उभरे हुए होते हैं। इन्हें हाइड्रोथॉट्स विद वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है ऑस्मोफोर और
ऑयल ग्लैंड्स। ऑस्मोफोर जो होता है ये ज़्यादातर ब्रश या सीलिया के शेप में पाया जाता है। ये ऑयल डक्ट्स होती हैं जिनमें से बहुत भीनी भीनी खुशबू आती है, और ये खुशबू देने वाले फूलों में ज़्यादातर पाया जाता है। कॉमनली अगर हम देखें तो मोगरा वाइट कलर का वो होता है, और उसमें से रात के टाइम अगर कोई बहुत तेज हवा चलती है और उन फूलों को छू कर के जाती है तो बहुत भीनी सी खुशबू मोगरे की निकलती है। और इस मोगरे को तो फ्लावर्स को इकट्ठा करके शरबत भी बनाया जाता है इसके खुशबू बहुत बहुत अट्रैक्टिव खुशबू के कारण। सो ये ऑस्मोफोर डक्स कहलाती हैं, और इनसे जो है सेंटेड सेंटेड खुशबू देने वाला पदार्थ निकलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द external secretory tissues. Now we'll discuss the internal secretory tissues. इंटरनल सेक्रेटरी टिश्यूज में हम पहले सेक्रेटरी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं ये विशेष प्रकार की सेक्रेटरी सेल्स होती हैं जो ज़्यादातर ग्राउंड टिश्यूज में ही पाई जाती हैं, और इन्हें इडियोब्लास्ट भी कहा जाता है। ये जैसे गोंद, रेजिन, टैनिन इस टाइप के पदार्थों का स्त्रावण करती हैं। इन पदार्थों का निर्माण सेल सेपरेशन के समय सेल वॉल के विघटन के फलस्वरूप बनते हैं। सेल वॉल के जब डिवीजन होता है सेल वॉल के विघटन से गोंद, रेजिन, टैनिन म्यूसिलेजिनस सेल के विघटन से बनते हैं, और इनसे जो रिक्त स्थान है साइजोजीनस कैविटी जो होती है उसमें ये पाए जाते हैं। और इसका उदाहरण है पाइनस स्टेम जिसमें रेजिन पाया जाता है, और यूफोर्बिएसी की फैमिली का या रोजेसी फैमिली का अगर हम देखें तो उसमें टैनिन पाया जाता है। अकेशिया के अंदर गोंद जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, अकेशिया तो राजस्थान में खूब मिलता है, ज़ेरोफिटिक प्लांट है, तो इसका जो गोंद होता है उसको हम डिलीवरीज के टाइम में या हेल्थ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत यूज़ करते हैं। तो ये सब सेक्रेटरी सेल से ही प्राप्त होता है। ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं ये ऑयल ग्लैंड्स गंधयुक्त होती हैं, जैसे कि मैंने पहले भी ऊपर भी बताया था ऑस्मोफोर में तो वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे निकलती हैं, और अगर ये अंदर एम्बेडेड है ऑयल ग्लैंड्स तो इनको जब ये इंटरनली उपस्थित होती हैं तो ये अलग तरह के ऑयल, ये भी स्रावण तो इनका भी एक गंधयुक्त होता है, गंधयुक्त ही स्रावित करती हैं। जो स्रावण होता है इनका वो भी गंधयुक्त ही होता है, मीन्स खुशबू वाला होता है, सेंटेड होता है, और एक ऑयली सब्सटेंस निकालती हैं ये। इससे जो ऑयल ग्लैंड से जो स्रावित गंधयुक्त जो होता है तेल वो प्लांट में या तो साइजोजिनस कैविटी में या फिर लाइसिजिनस कैविटी में स्टोर्ड रहते हैं। और ये ऑयल ग्लैंड का निर्माण सूक्ष्म पतली भित्ति वाली सेल से होता है। इनका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, नींबू, संतरा, ये सब इन ऑयल ग्लैंड्स की जो इनका बाहरी कवर होता है वो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, उसका एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट है म्यूसिलेज ग्लैंड। जो ये म्यूसिलेज ग्लैंड्स होती हैं ये एक चिपचिपा, एक म्यूसिलेज मीन्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और लिप हाथ में चिपकने वाला ऐसा पदार्थ स्रावित करती हैं। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल लें तो वो है पान। अब हम आगे लेंगे लैटिसिफेरस टिश्यूज़। लैटिसिफेरस टिश्यूज़ ये वो ऊतक होते हैं जिनमें लेटेक्स का स्रावण होता है, उन्हें लैटिसिफेरस टिश्यूज़ कहा जाता है। लेटेक्स जो होता है वो अगर आप आम आदमी अगर जाने एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे ये अपने आक बहुत मिलता है राजस्थान के अंदर, इस आक की पत्तियों को अगर आप हटाएंगे तो उसमें से दूध का पदार्थ सा निकलता है, दैट इज लेटेक्स। और उसके बाद एक और एग्जाम्पल है यूफोर्बिएसी फैमिली। यूफोर्बिएसी फैमिली के किसी भी पत्ती को आप अगर तोड़ेंगे तो उसमें लेटेक्स का स्रावण होता है। तो जो लेटेक्स जो होता है ये एक गाढ़ा सफ़ेद या पीला, हल्का पीला श्वेत जैसा एक तरल पदार्थ होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, एक्वस मैट्रिक्स का इमल्जन होता है ये। और इसके अंदर शुगर भी पाई जाती है, प्रोटीन भी पाए जाते हैं, एल्कलॉइड्स भी पाई जाती है, टैनिन भी पाया जाता है, और रबड़ भी पाया जाता है। तो अगर हम अफीम का लेटेक्स देखें तो उसमें मॉर्फिन पाया जाता है, एल्कलॉइड मॉर्फिन के रूप में पाया जाता है, जिसको नशे के रूप में बहुत यूज़ किया जाता है। और पपीता जो है, पपीते का जो लेटेक्स होता है उसे पेपेन एंजाइम
पेपेन एंजाइम होता है उसमें, और बरगद के लेटेक्स में प्रोटीन पाया जाता है, और केले के लेटेक्स में टेनिन पाया जाता है। तो इस तरह से सबके ये लेटेक्स वाले जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ मिनरल्स और विटामिन जरूर पाए जाते हैं। जो लेटिसिफेरस टिश्यूज़ हैं वो दो तरह के होते हैं। स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के आधार पे इनको दो में डिवाइड किया गया है, लेटेक्स वेसल्स एंड लेटेक्स सेल्स। तो लेटेक्स वेसल्स जो होती हैं इन्हें कंपाउंड लेटिसिफेरस भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो सेल्स के, बहुत सारी सेल्स जो होती हैं वो उनके सबके संयुक्त हो जाने पे होता है। और ये जो संयुक्त हुई हुई जो सेल्स होती हैं इनके जो सिरे होते हैं, जो लास्ट का जो एंड होता है वो एक दूसरे के से जुड़ करके घुल जाता है, जिससे ये एक ना जालनुमा या समझें नेट की तरह इनकी संरचना बन जाती है। और इस जाल के अंदर कई ब्रांच भी होते हैं और कई अनब्रांच्ड वेसल्स भी देखी जा सकती हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं इनके सेल्स से जब आपस में घुल जाते हैं तो सभी का जो साइटोप्लाज्म होता है, सभी सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो और न्यूक्लियस एक ही स्थान पर बिखर जाते हैं, और वेसल्स में बहुत सारे केंद्र दिखाई देने लग जाते हैं। और वेसल्स की इस अवस्था को सिनोसिटिक, क्योंकि सेल वॉल नहीं है और एक ही सारा एक ही पूरा एक ही हो जाता है, क्योंकि इसकी जो सिरे हैं वो घुल चुके हैं, तो सबका साइटोप्लाज्म, सबका न्यूक्लियस, सबके सेल ऑर्गेनेल सब एक दूसरे के अंदर वेसल्स में एक दूसरे में दिखाई देते हैं, इसलिए इसको सिनोसिटिक अवस्था भी कहा जाता है। और इस प्रकार के जो लेटेक्स वेसल्स होती हैं वो लिविंग सिनोसिटिक लेटिसिफेरस भी कहते हैं इसको। ये ज़्यादातर कन्वॉल्वुलस में तो अनब्रांच्ड वेसल्स पाई जाती हैं और एस्टरेसी में ये ब्रांच वेसल्स पाई जाती हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट इज लेटेक्स सेल्स। ये सिंपल लेटिसिफेरस होते हैं, इनका निर्माण एक ही कोशिका से होता है, और इनकी जो सेल होती है वो लंबी ब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और इनके अंदर पेनकामेटस सेल्स के बीच में ये सारा सब फैले रहते हैं। ये आपस में युक्त होकर एक जालनुमा, जैसे उसमें हमने देखा था लेटेक्स वेसल्स में, तो वैसे वेसल्स नुमा या जालनुमा संरचना नहीं बनाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल सदाबहार, एपोसाइनी फैमिली का सदाबहार है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी लेटिसिफेरस टिश्यूज़। और लेटिसिफेरस टिश्यूज़ के फंक्शंस अगर हम देखें तो ये खाद्य पदार्थों का स्टोरेज का और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती हैं, और ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी करती हैं, और प्लांट के अंदर वाटर बैलेंस भी करती हैं, और इनका मेन जो वो है फंक्शन है वो है उत्सर्जन करना। थैंक यू।